हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 10 टू यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स के रिलेटेड। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, सबसे पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी। ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज अपने प्रॉफिट्स यानी रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ करना पसंद करती हैं, डेट कम लेती हैं। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के हिसाब से होता है, जहां इंटरनल फंड्स पहला ऑप्शन होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक टेक कंपनी जिसके पास 200 करोड़ का प्रॉफिट है, वो डेट लेने की बजाय अपने सेव्ड प्रॉफिट से प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। इससे डेट का बर्डन और इंटरेस्ट कॉस्ट बचता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है साइज। बड़ी कंपनीज को डेट मार्केट से इजीली लोन मिलता है क्योंकि उनका बैंकरप्सी रिस्क कम होता है। उनकी स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन और एसेट लेंडर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर एग्जांपल बताऊं, एक बड़ा इंडियन कॉन्ग्लोमरेट 1000 करोड़ के बॉन्ड्स लो इंटरेस्ट रेट पे इजीली सिक्योर करता है। बड़े साइज की वजह से लेंडर्स उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का पॉइंट। हाई ग्रोथ कंपनीज इक्विटी यूज़ करती हैं ताकि डेट के रीपेमेंट प्रेशर से बचा जा सके। ये उनको एक्सपेंशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर एग्जांपल बताऊं, एक स्टार्टअप एआई डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ इक्विटी के थ्रू जुटा 300 एक स्टार्टअप एआई डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ इक्विटी के थ्रू जुटाता है, अरेंज करता है। डेट की बजाय इक्विटी से वो ग्रोथ के मौके पकड़ सकता है बिना रीपेमेंट टेंशन के। नेक्स्ट आता है एसेट टेंजिबिलिटी। जिनके पास टेंजिबल एसेट जैसे मशीनरी या प्रॉपर्टी होते हैं, वो ज़्यादा डेट ले सकते हैं क्योंकि ये कोलेट्रल के रूप में काम करता है। लेंडर्स को ये एसेट सिक्योरिटी देते हैं तो लोन देना इजी हो जाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी फैक्ट्री एसेट्स को कोलेट्रल के रूप में यूज़ करके 500 करोड़ का लोन लेती है। टेंजिबल एसेट्स की वजह से लेंडर्स को रिस्क कम लगता है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अब हम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्री नॉर्म्स। हर इंडस्ट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं। जैसे यूटिलिटीज़ हाई डेट यूज़ करते हैं जबकि टेक कंपनीज कम डेट लेती हैं। ये इंडस्ट्री के नेचर और कैपिटल नीड्स पे डिपेंड करता है। अगर एग्जांपल बताऊं, इंडियन टेलीकॉम कंपनीज हाई डेट रेशियोज रखती हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है। टावर्स और नेटवर्क्स बनाने के लिए बड़े लोन्स चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक कंडीशंस। जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, कंपनीज डेट लेने के लिए मोटिवेटेड होती हैं, पर वोलेटाइल मार्केट्स में इक्विटी प्रेफर करती हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस को शेप करती है। अगर एग्जांपल दूं, 2025 में इंडिया का 7 से 8% रेपो रेट कंपनीज को डेट और इक्विटी का बैलेंस बनाने पे मजबूर करता है। हाई रेट्स की वजह से डेट लेना कॉस्टली हो सकता है, तो इक्विटी भी कंसीडर होती है। फिर आता है, अगर हम मार्केट कंपटीशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज डेट लेके अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाती हैं। ये एक सिग्नल होता है कि वो अग्रेसिव ग्रोथ के लिए रेडी हैं। अब अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल के थ्रू बताऊं, एक रिटेल कंपनी अग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए डेट बढ़ाती है ताकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिखे। ये कॉम्पिटिटर्स को दिखाता है कि वो बड़ी मूव्स के लिए तैयार रहे। फिर आते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो आते हैं रेगुलेटरी एंड टैक्स कंसिड्रेशन। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है टैक्स बेनिफिट्स का। देखो, डेट के इंटरेस्ट पेमेंट्स टैक्स में डिडक्ट होते हैं जो डेट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये टैक्स शील्ड कंपनी की ओवरऑल टैक्स बर्डन कम करती है। अगर एग्जांपल बताऊं, 30% टैक्स रेट के साथ डेट का इफेक्टिव कॉस्ट 30% तक कम हो जाता है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स पे टैक्स सेविंग से डेट सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स। रेगुलेशंस जैसे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स खासकर बैंक्स के लिए डेट के यूज़ को लिमिट करते हैं। ये इंश्योर करता है कि कंपनीज फाइनेंशियली स्टेबल रहें। अगर एग्जांपल बताऊं, इंडियन बैंक्स आरबीआई के गाइडलाइंस पूरे करने के लिए इक्विटी हैवी स्ट्रक्चर्स रखते हैं। इससे उनका डेट लेवल लो रहता है ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सिडीज देती हैं जो डेट का कॉस्ट कम करती हैं। ये कंपनीज को इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए डेट लेने के लिए इनकरेज करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक सोलर कंपनी 2025 में लो कॉस्ट ग्रीन बॉन्ड्स जुटाती है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की वजह से। ये बॉन्ड्स सस्ते डेट प्रोवाइड करते हैं जो प्रोजेक्ट कॉस्ट कम करता है। होप सो ये आपको जितना करवाया उतना अच्छे से क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं।
अब कैपिटल बजटिंग के रिलेटेड हम करने जा रहे हैं। देखो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे एसेट खरीदना या एक्सपेंशन का इवैल्यूएशन करती हैं ताकि फर्म का वैल्यू बढ़े। ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना बेस्ट है। इसमें प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोस, रिस्क और रिटर्न्स का एनालिसिस होता है। गोल होता है कि हाई रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स चुनने जो रिस्क को बैलेंस करें। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो ये इंश्योर करता है कि लिमिटेड कैपिटल का बेस्ट यूज़ होता है, यानी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट है वो रिसोर्स एलोकेशन का है। ये इंश्योर करता है कि लिमिटेड कैपिटल का बेस्ट यूज़ होता है हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपनी अपने पैसे को सही जगह लगाती है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट मिले। फिर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की बात करें तो कैपिटल बजटिंग कंपनी के एक्सपेंशन, इनोवेशन और मार्केट में कंपटीशन के लिए सपोर्ट देती है। ये नए प्रोडक्ट्स या मार्केट्स में एंट्री के लिए रास्ता खोलती है। तीसरा मेन आता है रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को इवेल्युएट करता है। कंपनी को पता चलता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स रिस्की हैं और कौन से सेफ। फिर बात आती है शेयर होल्डर्स वैल्यू की। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट से कंपनी का वैल्यू बढ़ता है जो शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये शेयर प्राइजेस और डिविडेंड्स के थ्रू शेयर होल्डर्स वैल्यू को इंक्रीज करता है। अगर यही मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 2025 में एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी 1000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन कैपिटल बजटिंग से कर सकती है। ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन है और प्रॉफिटेबल भी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अब हम करने जा रहे हैं दैट इज जो हमारा है कन्वेंशनल टेक्निक्स। उसमें सबसे पहला पे बैक पीरियड। देखो पे बैक पीरियड वो टाइम है जो एक प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोस को इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में लगता है। ये बताता है कि कितने साल में पैसा वापस मिलेगा। अगर कैश फ्लोस इक्वल हैं तो फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अगर अनइक्वल हैं तो कॉमुलेटिव कैश फ्लोस को ज़ीरो तक ट्रैक करते हैं। ये सिंपल तरीका है पे बैक टाइम कैलकुलेट करने का। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो देखो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कंपनी 100 करोड़ इन्वेस्ट करती है। ये स्टार्टिंग कॉस्ट होता है जो वापस रिकवर करना होता है। हर साल प्रोजेक्ट से 25 करोड़ का कैश इनफ्लो आता है। ये कैश फ्लो प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स या रेवेन्यू से आता है। 100 करोड़ को 25 करोड़ से डिवाइड करो 4 साल, यानी पे बैक पीरियड 4 ईयर्स है, 4 साल है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, रिकवर होने का टाइम कैलकुलेट होगा। ठीक है जी। अगर पेबैक पीरियड कंपनी के सेट किए थ्रेशोल्ड से कम है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये क्विक वे है प्रोजेक्ट्स को जज करने का। ठीक है। अब इसकी अगर मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं, जो अब देखो हाई अनसर्टेनिटी वाली इंडस्ट्री में पेबैक पीरियड का यूज़ होता है ताकि जल्दी डिसीजन लिया जा सके। ये सिंपल और फास्ट इवैल्यूएशन के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। देखो पेबैक पीरियड वो टाइम है जब प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा कर देते हैं। ये एक बेसिक मेथड है प्रोजेक्ट के ब्रेक इवन पॉइंट को मेजर करने का। एक प्रोजेक्ट में मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 18,500 है और 5 साल के कैश इनफ्लोस हैं, पहला 8,000, फिर 6,000, फिर 4,000, 2,000, 2,000। तो पेबैक पीरियड 3.25 ईयर्स है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन अब स्टेप बाय स्टेप करके आपको पता चलेगी कि इन्वेस्टमेंट कब रिकवर होगा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, प्रोजेक्ट के शुरू में 18,500 का इन्वेस्टमेंट होता है। ये वो पैसा है जो प्रोजेक्ट में डाला गया है। अब कैश इनफ्लोस की बात करें तो पहले साल में प्रोजेक्ट से 8,000 का कैश इनफ्लो आता है। ये प्रोजेक्ट के रेवेन्यू या सेविंग्स का पार्ट हो सकता है। दूसरे साल में 6,000 का कैश इनफ्लो आता है। ये कैश फ्लो प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर सकता है। तीसरे साल में 4,000 का कैश इनफ्लो होता है। हर साल का इनफ्लो अलग अलग होगा, ठीक है, हो सकता है। चौथे साल में 2,000 का कैश इनफ्लो आता है। ये इनफ्लो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में आपको हेल्प कर रहा है। अब 5वें साल में 2,000 का कैश इनफ्लो होता है। ये लास्ट ईयर का इनफ्लो होता है जो कैलकुलेशन में ऐड होता है, यानी एज पर दिस क्वेश्चन। अब पहले साल के एंड में टोटल कैश इनफ्लो 8,000। अभी भी 18,500 यानी 18,500 में से 8,000 माइनस कर दो, 10,500 आपने रिकवर करना है। दूसरे साल के एंड में कॉमुलेटिव इनफ्लो दोनों पहले 2 सालों का प्लस करके 14,000 हो जाता है। अब 18,500 में से 14,000 माइनस करो, 4,500 बाकी है रिकवर करना।
तीसरे साल के एंड में टोटल 18,000 हो जाता है कैश इनफ्लो। अब सिर्फ 18,500 में से 18 टोटल माइनस कर दो, 500 रह गया बाकी। चौथे साल के एंड में कॉमुलेटिव इनफ्लो 20,000 जो होता है 500 सालों का प्लस करके, जो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, यानी इन्वेस्टमेंट तीसरे और चौथे साल के बीच रिकवर हो गया। 18,500 का इन्वेस्टमेंट ईयर 3 और ईयर 4 के बीच रिकवर होता है। तीसरे साल के बाद 500 बाकी था जो ईयर 4 में रिकवर हो जाता है। अब स्टेप 3 की बात करें, ईयर 3 के एंड में 18,000 रिकवर हो जाता है और 500 बाकी रहता है। ये रिमेनिंग अमाउंट चौथे ईयर के कैश इनफ्लो से कवर होगा। ईयर 4 में 2,000 मिलता है और 500 रिकवर करने के लिए 0.25 साल यानी 500 को 2,000 से डिवाइड करो लगते हैं। ये फ्रैक्शन बताती है कि कितना टाइम और चाहिए इन्वेस्टमेंट पूरा करने के लिए। पे बैक पीरियड यानी 3 साल वो पूरे प्लस 0.25 ये हो गए, तो टोटल 3.25 साल का होता है। ये एग्जैक्ट टाइम है जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट फुली रिकवर हो जाएगी। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर आपको सिंपल बेसिक सा बताता हूँ। देखो, पे बैक पीरियड मेथड एक सिंपल टेक्निक है जो बताती है कि इन्वेस्टमेंट का पैसा कितने टाइम में वापस आएगा। ये कैश इनफ्लोज के थ्रू इनिशियल कॉस्ट रिकवर करने के टाइम को कैलकुलेट करता है। ये मेथड सिंपल है और फोकस करता है कि कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट वापस मिल सकता है। इसमें रिस्क और लिक्विडिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखो, ARR एक प्रोजेक्ट के एवरेज एनुअल प्रॉफिट को इनिशियल या एवरेज इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के रूप में मेजर करता है। ये अकाउंटिंग बेस्ड मेथड है जो प्रॉफिट पे फोकस करता है। फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, जो प्रॉफिट का परसेंटेज बताता है। ये सिंपल तरीका है प्रोजेक्ट के रिटर्न को इवेल्युएट करने का। अगर एग्जांपल दूं, स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट के लिए शुरू में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये बेस अमाउंट है जिसके अगेंस्ट प्रॉफिट कंपेयर होगा। हर साल एवरेज 15 करोड़ का प्रॉफिट यानी डेप्रिसिएशन के बाद मिलता है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को शो करता है। AR होगा दैट विल बी इक्वल टू 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ इंटू 100, 15%, यानी 15% रिटर्न प्रोजेक्ट देगा। ये परसेंटेज बताता है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर AR कंपनी के सेट किए गए टारगेट रेट से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये रूल प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। AR का यूज़ उन कंपनीज में ज़्यादा होता है जो अकाउंटिंग बेस्ड मैट्रिक्स पे फोकस करती हैं। ये सिंपल और फैमिलियर मेथड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है जी, अब इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के सेक्शन की। सबसे पहले आती हैं पे बैक पीरियड के एडवांटेजेस। सबसे पहली देखो, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना और समझना बहुत ईजी है। इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, ये लिक्विडिटी और रिस्क पे फोकस करते हैं क्योंकि जल्दी कैश रिकवरी को प्रायोरिटी देता है। हाई अनसर्टेनिटी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम का है। तीसरा, एक स्टार्टअप, अगर एग्जांपल बताऊं, सपोज करो एक स्टार्टअप 50 करोड़ के प्रोजेक्ट को जल्दी कैश इनफ्लो के बेसिस पे पे बैक से इवेल्युएट करता है। ये उसको क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। सबसे पहली, पे बैक पीरियड के बाद के कैश फ्लोज को ये मेथड इग्नोर करता है। इससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स मिस हो सकते हैं। दूसरा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी पैसे का फ्यूचर वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। इस वजह से एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी का सही आइडिया नहीं मिलता। अगर एग्जांपल की बात करें, एक प्रोजेक्ट जिसमें बाद में बड़े कैश फ्लोज हैं वो गलत रिजेक्ट हो सकता है। पे बैक मेथड शॉर्ट टर्म फोकस की वजह से ये मिस करता है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं ARR की एडवांटेजेस की। सबसे पहला, देखो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अकाउंटिंग डाटा पे बेस्ड है जो कंपनीज के पास इजीली अवेलेबल होता है। इससे डाटा कलेक्ट करने की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा, ये मेथड स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करना आसान है क्योंकि ये सिंपल और फैमिलियर है। मैनेजमेंट और इन्वेस्टर इसे जल्दी समझ लेते हैं। अगर एग्जांपल बताऊं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ARR का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कंपेयर करती है। ये उसको प्रोजेक्ट्स के परफॉर्मेंस का क्विक आइडिया देता है। अब यही बात अगर हम लिमिटेशंस की करें तो सबसे पहला, ARR टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता जो एक्चुअल रिटर्न्स को मिस रिप्रेजेंट कर सकता है। फ्यूचर प्रॉफिट्स का वैल्यू आज के टर्म्स में नहीं देखा जाता। दूसरा, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे बेस्ड है ना कि एक्चुअल कैश फ्लोज पे, जो रियल फाइनेंशियल हेल्थ नहीं दिखाता।
कैश फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। अगर एग्जांपल बताऊं, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए ईआर प्रॉफिटेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर सकता है। ये एक्चुअल कैश फ्लो के बजाय अकाउंटिंग नंबर्स पे डिपेंड करता है। सो होप सो आपको जितना करवाया अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।